नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हमारे खास मेहमान हैं प्रदेश के वन मंत्री श्री सरताज सिंह जी। सरताज सिंह जी का एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। वो कई बार सांसद रह चुके हैं, विधायक और अब मंत्री पद पर हैं। सरताज सिंह जी, आपका स्वागत। धन्यवाद। आपके पास वन मंत्रालय है, बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में 70% वन क्षेत्र है, लेकिन टाइगर स्टेट का दर्जा था किसी समय मध्य प्रदेश को, लेकिन ये दर्जा छिन गया। ये कितना गंभीर मानते हैं आप, और इसके लिए क्या सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं? मैं इसको गंभीर इसलिए नहीं मानता कि हमारी आपत्ति थी जनगणना की पद्धति पर, और हमने अपनी लिखित शिकायत भी दे दी थी। हमारा बहुत सा एरिया छूट गया था जहाँ ये गणना नहीं हो पाई, सर्वे नहीं हो पाया। उसके कारण हमारी संख्या में कमी आई है। लेकिन मुझे आज भी विश्वास है इस बात का कि हमारे यहाँ कोई कमी हुई नहीं। जिस प्रदेश को जब नेशनल पार्क का रख रखाव मैनेजमेंट इसके लेके जांच हुई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो देश में लगभग 37 ऐसे पार्क हैं। 37 में से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पर हम ही आए हैं, हमारा प्रदेश ही आया है। तो मैनेजमेंट हमारा जब सही है तो संख्या कम होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फिर अभी जो जनगणना सामने आई है उसमें कर्नाटक में सबसे ज़्यादा भाग पाए गए हैं, मध्य प्रदेश का तो कोई स्थान नहीं। फिर वो क्या जनगणना गलत? हमने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और उनने उसको स्वीकार भी किया है। कोई बहुत सा एरिया छूट गया हमारा जहाँ सर्वे नहीं हो पाया, लेकिन उनका ये लिखित में हमारे पास उत्तर भी है कि जनगणना में कोई त्रुटि रह गई है, और इसलिए उन्होंने दोबारा हमको जनगणना उस क्षेत्र में करने की अनुमति दी। लेकिन साथ में ये लिखा कि इन आंकड़ों को हम इस जनगणना में शामिल नहीं कर पाएंगे, हम अगली जनगणना में इन आंकड़ों को शामिल करेंगे। मतलब उनने भी स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हुई है। अब त्रुटि होने से टाइगर तो कम नहीं होते। ये तो त्रुटि जानबूझ के की गई नहीं, अनजाने में भी हो सकती है। बहुत बड़ा एरिया मध्य प्रदेश का, तो बहुत जो हमारा बफर एरिया है या जो पूरा क्षेत्र है, यानी टाइगर रिजर्व के बाहर भी हम गिनती करते हैं, तो वो पूरा क्षेत्र है, उसमें बहुत बड़ा क्षेत्र छूट गया था। बफर एरिया से एक बात याद है कि बफर एरिया जो बफर जोन है नेशनल पार्क से, उस पर रोक लगा दी है सरकार ने। कोई प्रतिबंध नहीं है बफर जोन में, कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। कोर जोन के नियम अलग होते हैं, बफर जोन के नियम अलग होते हैं। बफर जोन कोई प्रतिबंध नहीं है। हमारे सभी नेशनल पार्कों में बफर जोन है, पन्ना को छोड़कर, और पन्ना की भी बफर जोन बनाने की प्रक्रिया चल रही है। जो नेशनल पार्क है वहाँ पर एंट्री के लिए, जैसे अभी सीज़न चल रहा है, पर्यटक पहुँचते हैं तो वो ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, लेकिन जितनी संख्या होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा पर्यटक पहुंच जाते हैं। होटलों की मिलीभगत या फिर वो रिसोर्ट जो है वहाँ की मिलीभगत, ये ऐसा मानते हैं कि आप कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है और जो नेशनल पार्क है वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, गड़बड़ कहीं नहीं है। अब बहुत से पर्यटक बिना बुकिंग कराए इस उम्मीद में आ जाते हैं कि हमको मिल जाएगी, उनको समस्या आती है, पर ये गड़बड़ नहीं है। और हमको अपने नियमों के अंतर्गत एंट्री को रिस्ट्रिक्टेड रखना ही पड़ता है। हम बहुत बड़ी भीड़ वहाँ अंदर नहीं भेज सकते। अच्छा, नेशनल पार्क्स में बाघों के संरक्षण और दूसरे भी जो हमारे अभ्यारण्य वहाँ पर संरक्षण, जानवरों के संरक्षण के लिए सरकार के क्या एफर्ट्स, सरकार क्या करने जा रही है? सरकार के एफर्ट्स हैं, तभी पूरी वाइल्ड लाइफ सुरक्षित है। संख्या बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। बल्कि कई जगह समस्या ये आ रही है कि यहाँ संख्या ओवर हो गई है। इस संख्या को कहीं ना कहीं ट्रांसलोकेट करना चाहिए ताकि वो कम हो सके। तो संरक्षण पूरी तरह से है। बाघों को रिप्लेस भी किया जा रहा है, कहीं दूसरी जगह पहुंचे, शिफ्टिंग की जो बात हो रही है। पन्ना में जो हुआ था तो बाघ समाप्त हो गए थे, तो वहाँ मध्य प्रदेश पहला देश में स्टेट है जो सफल हुआ। सरसिका में भी ये स्थिति बनी थी, पन्ना में भी ये स्थिति बनी थी। सरसिका ने भी इस बात के प्रयास किए कि उसको दोबारा संख्या को रिस्टोर कर लें, लेकिन वो अभी तक नहीं कर पाए। जबकि आज हमारे यहाँ बाघ और शावकों की संख्या 14 हो गई है पन्ना में। तो इसलिए हमने ट्रांसलोकेट किए थे ताकि वहाँ भी वो पार्क फिर से रिवाइव हो जाए। तो उसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। जो संख्या ही बता रही है कि आज वहाँ शावक मिलाकर 14 हैं और बढ़ने की उम्मीद है। ऐसा ही कुछ कूनो में भी किया जा रहा है। कूनो पालपुर में चीता लाने का है। कूनो पालपुर बेसिकली बना था लॉयंस के लिए, और उम्मीद ये थी कि गुजरात से हमको लॉयंस मिल जाएंगे। बाद में गुजरात ने लॉयंस देने से मना कर दिया, पर यह तय हुआ कि चीता भी यहाँ पहले थी
और ये प्रजाति विलुप्त हो चुकी है यहाँ से, तो इसको फिर से यहाँ स्थापित किया जाए। तो अफ्रीकन कंट्री से बात हुई, उनने अपनी सहमति दी, फिर पूरा कार्यक्रम बना। अब कूनो में चीते को लाए जाने का लगभग निश्चय हो चुका है और बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं। लेकिन आपको लगता है कि चीता के लिए वो बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि उसके हिसाब से पूरा एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है वो चीते के लिए अनुकूल है? एक्सपर्ट्स ने बार बार आकर देखा है, जांच की है, अफ्रीका से भी एक्सपर्ट्स आए हैं, हमारे यहाँ भी जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने देखा है और सबने इस बात की पुष्टि की है कि ये चीते के लिए बहुत उपयुक्त है। क्योंकि चीता जो है वो लुप्त हो चुका था, यहाँ भारत का में कभी रहा नहीं है, वो अफगानिस्तान पहले था, 47 तक था, 1947 तक था। तो उसके लिए क्या वातावरण बनाया भी जाने की कोशिश है? नहीं, वातावरण बनाने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह का उसको एक तो खुला मैदान चाहिए चीते को, और ग्रासलैंड चाहिए और प्रे चाहिए। अब प्रे हम थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, वहाँ चीतल हैं, सांबर हैं, इस तरह के प्रजातियों को वहाँ शिफ्ट करेंगे, उनकी संख्या को बढ़ाएंगे। जैसे चीता आएगा साथ में ये कार्यक्रम भी चलेगा। अच्छा, एक बात हमेशा कहते हैं, बीजेपी के जितने मंत्री हैं उनसे मेरी बात होती है, उनका कहना है कि सरकार पर अधिकारी हावी है। आपको लगता है कि आप वन महकमा संभाल रहे हैं, आईएफएस हावी रहते हैं? मुझे कहीं ऐसा नहीं लगता। जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं, जो भी हमारे निर्देश हैं, सबका पालन किया जाता है। सभी कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास किया जाता है। तो फिर बाकी के मंत्रियों को ये दिक्कतें आती है? इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश में जो वन अभ्यारण्य उनमें नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जाती है, जैसे एक मामला अभी चिड़ीखो का भी सामने आया है। देखिए, ये मामले बहुत कुछ जाने अनजाने में हो जाता है। बहुत से लोगों को जो फॉरेस्ट एरिया के रूल्स हैं वो मालूम नहीं होते। साधारणतः जैसे 50 लोगों ने सोचा चलो वहीं चलते हैं, वहाँ बैठेंगे, वहाँ खाना खाएंगे, तो इस तरह से थोड़ा सा वायलेशन होता है। लेकिन इतना गंभीर भी नहीं है कि उसको इस ढंग से लिया जाए। अब 150 लोग चले गए होंगे, लेकिन वहाँ लाउड स्पीकर बजाया गया, वहाँ पर गाड़ियाँ पहुँची, रसीदें नहीं। मैंने बताया ना कि अनजाने में ये जिनने ये कृत्य किया होगा उनको हमारे रूल्स रेगुलेशंस नहीं मालूम होंगे। पर्यटकों के लिए तो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमेशा फॉलो होते हैं। देखिए, चिड़ीखो ऐसा स्थान है कि जहाँ हमारा बहुत अधिक स्टाफ नहीं है, क्योंकि वो बहुत अधिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित भी नहीं है। लेकिन जो अन्य हमारे नेशनल पार्क्स हैं वहाँ तो हमारा बहुत बड़ा स्टाफ है और वहाँ किसी तरह का वायलेशन हम होने नहीं देते। अच्छा, वन विभाग में आप अभी वर्तमान में ऐसी सबसे बड़ी समस्या क्या देखते हैं, उसको युद्ध स्तर पर या सबसे पहले सुलझाए जाने की जरूरत? ये मेरा ये मानना है कि वन में इतनी क्षमता है कि वन को बहुत अधिक विकास किया जा सकता है और वनों से बहुत अधिक प्राप्त भी किया जा सकता है और वनों से बहुत अधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी की जा सकती है। और बेसिकली इसी सिद्धांत पर हम लोग चल रहे हैं और हमने नई नई चीज़ों की शुरुआत की है कि जिससे लोगों को रोज़गार मिले, और उसी का परिणाम है कि हमने टसर को शुरू किया। आज 10,000 लोग उसमें सीधे लगे हुए हैं और 2 साल के अंदर इनकी संख्या 35,000 हो जाएगी। टसर के माध्यम से लाख का उत्पादन हमने दोगुना किया है, उसमें जो लगे हुए लोग हैं उनकी संख्या बढ़ गई। इसके अलावा हम इनको समर्थन मूल्य देने जा रहे हैं। हमने अचार गुठली का समर्थन मूल्य दिया पिछले साल। इससे पहले ये स्थिति थी कि 25 रुपये से लेकर 40 रुपये तक अचार गुठली बिकती थी, जिसमें चिरौंजी निकलती है, और समर्थन मूल्य हमने उसका 80 रुपये घोषित किया और उसका परिणाम है कि आज 100 रुपये से ऊपर बिक रही है। इस तरह से हम सभी प्रजातियों की समर्थन मूल्य घोषित करेंगे। महुए का करेंगे, महुआ फूल का करेंगे, महुआ गुल्ली का करेंगे, करंज का करेंगे, हर्रा बहेड़ा का करेंगे, साल बीज का करेंगे। ये सब हम इसी साल करने जा रहे हैं। इसके ज़रिए क्या लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश है? प्रयास यही है कि वन के माध्यम से हम अधिक से अधिक लोगों की स्थिति सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं, और ये उसी के परिणाम है। मतलब जो उन योजनाओं का अभी हमने लेंटाना से लकड़ी बनाने का प्रोजेक्ट हम ले रहे हैं, जिसके टेंडर्स हो गए हैं मशीनों के, वो भी हम लगाएंगे। लेंटेना हमारे लिए वेस्ट है, उस वेस्ट को हम वेल्थ के रूप में क्रिएट कर रहे हैं इस साल से। अभी तक नहीं हुआ, अभी तक हमको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे उसको हटाने के लिए। अब हम उसका उपयोग करेंगे लकड़ी के ब्रिकेट्स बनाने के लिए। तो ये भी एक कार्यक्रम है। हम वन क्षेत्र में होने वाली खेती को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और उसके लिए हमने
अभी सबको निर्देश जारी किए हैं कि चिन्हित करें ऐसे युवा जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। उनको हम स्टाइपेंड भी देंगे और ट्रेनिंग देंगे कि उन्नत खेती कैसे की जाए, वाटर कंजर्वेशन कैसे किया जाए, ज़मीन का उपजाऊपन कैसे बढ़ाया जाए, कौन सी प्रजातियाँ लगाई जाएं, ये सब बातों की ट्रेनिंग हम उनको देंगे। लेकिन जो लोग वन में रहते हैं वो वन के सारे संसाधनों का उपयोग करते हैं। वन विभाग जो है, वन का जो अमला रहता है, उनको लकड़ी काटने से रोकता है, उनको कुछ और जीविकोपार्जन की जो उनके पास साधन रहते हैं वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को केवल लघु वन पर अधिकार है। लघु वन पर उसको कलेक्ट कर सकते हैं, वो बेच सकते हैं, उनको साथ कोई रॉयल्टी नहीं ली जाएगी, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन लघु वन में उनका शोषण होता था, उनको पूरी कीमत नहीं मिल पाती थी। बिचौलिए और व्यापारी उसको बीच में ले लेते थे बिल्कुल औने पौने दाम पर। जैसा मैंने आपको बताया कि अचार गुठली पहले 25 रुपये से लेकर 40 रुपये में ले लेते थे उनसे, लेकिन जब हमने समर्थन मूल्य घोषित किया तो उसी गुठली का दाम 120 रुपये हो गया। तो ऐसा प्रयास हम पूरी लघु वन उपज पे कर रहे हैं। कोई भी चीज़ हो, हम इस बात की चिंता कर रहे हैं कि आदिवासी को उसका पूरी कीमत मिले। नई चीज़ें उत्पादन करना ये एक अलग विषय है, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मटेरियल है उसका दाम सही मिल जाए, इस बात की व्यवस्था भी आवश्यक है। अब वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जानेंगे कि आखिर वन क्षेत्र में हो रहे अवैध उत्खनन को रोकने के लिए वन विभाग क्या कर रहा है।